हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे हमने एंजाइम्स लिए थे कि एंजाइम्स लाइक अ कैटलिस्ट, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैटलाइज बाय द एंजाइम्स। जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो किससे कैटलाइज होती हैं? एंजाइम। एंजाइम वहाँ पर एक्ट करता है कैटलाइज की तरह, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है। जो हमारे एंजाइम्स थे वो क्या थे? नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, विच आर कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, और एक्चुअली में वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं विद द हाई मॉलिक्यूलर मास। उसकी कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाए थे कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज कैसे जाइमेज की प्रेजेंस में, जाइमेज इज द एंजाइम टू कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को किस में? इथाइल अल्कोहल में। ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम में फर्स्ट है हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी मीन्स दे आर हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट, दे इंक्रीज रेट बाय 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 20 टाइम्स। इट मीन्स ये है एंजाइम अगर उस कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसमें वो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कितना स्पीड अप कर रहा है? 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 20 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने में इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन में एंजाइम है। ठीक है, जैसे हमारी और सारी केमिकल रिएक्शन थी वहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ कर रहे थे हम, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन में एंजाइम्स हैं जो कैटालाइस्ट की तरह बिहेव करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। अगर सपोज़ ये एंजाइम ना होते तो हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कम से कम कंप्लीट होने में 50 ईयर्स या 50 से 60 साल लग जाते हैं। अब जैसे डाइजेशन है हमारा, डाइजेशन अगर वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है, एंजाइम की हेल्प से ही डाइजेशन हमारा फास्टली होता है। अगर एंजाइम्स ना हो तो हम जो भी मील लेते हैं, खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, उसको कम से कम 50 साल उसे डाइजेशन में लग जाते। तो इस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल एंजाइम के बिना। सेकेंड है स्पेसिफिसिटी, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर ईच एंजाइम। जैसे वहाँ पर था कि हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए, कैटालिस्ट के केस में हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट था, वैसे ही सेम यहाँ पर भी जो एंजाइम है, हर एक जो एंजाइम है वो हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करेगा। जैसे मैंने आपको यूरिया का एग्जांपल दिया था, यूरिया, दिस इज़ यूरिया, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे जाइमेज यूज़ करूँगी, जाइमेज एंजाइम, तो ये इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा यूरिया का, नहीं होता। तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ईच एंजाइम कैटलाइज ओनली वन केमिकल रिएक्शन। एक जो एंजाइम है वो केवल एक केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा? कैटलाइज करेगा, उसको उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। नेक्स्ट है थर्ड स्मॉल क्वांटिटी। अब जैसे कैटालिस्ट के केस में था, कैटालिस्ट की स्मॉल क्वांटिटी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए सफिशिएंट होती है, तो वैसे ही यहाँ पे एंजाइम है, देयर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम इज़ नीडेड बिकॉज दे आर रीजनरेटेड। क्योंकि छोटी सी अमाउंट में हम इसे यूज़ करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए सफिशिएंट होती है, और लास्ट में रिएक्शन के लास्ट में ये हमें रीजनरेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए उसके लिए टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड पीएच ऑल्सो सेम एज बॉडी पीएच 7.4। फिफ्थ है इंक्रीजिंग एक्टिविटी। एक्टिवेटर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर या कोएंजाइम, जितने हमारे मेटल आयंस होते हैं वो इट एक्ट एज अ एक्टिवेटर। इनकी प्रेजेंस में जो हमारे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। कैटालिस्ट के केस में हम क्या यूज़ कर रहे थे? प्रमोटर। जैसे वहाँ पे हमने आयरन की केस में मॉलिब्डेनम अगर हम यूज़ करें तो वो एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा था, वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को और स्पीड अप कर रहा था। वैसे ही कोएंजाइम या एक्टिवेटर होते हैं जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी क्या मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट इज बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू सबस्ट्रेट। एंजाइम को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ई, एंड सबस्ट्रेट को कैपिटल एस से। तो बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्टली क्या है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे देखिए E+S
रिवर्सिबल इक्वल्स टू ES, ES इज़ द ES कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस रिएक्शन विल बी फास्ट और रिवर्सिबल, ये रिएक्शन फास्ट होगी और रिवर्सिबल होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि ES कॉम्प्लेक्स गिव्स द EP मीन्स एंजाइम प्रोडक्ट, ES इज़ द एंजाइम सबस्ट्रेट, EP इज़ द एंजाइम प्रोडक्ट। ये कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में। देन प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। हमने कैटालिस्ट के केस में क्या पढ़ा था कि जो कैटालिस्ट होता है केमिकल रिएक्शन के लास्ट में क्या हो जाता था, कैटालिस्ट अलग हो जाता था, रीजनरेट फॉर्म में होता था। सेम यहाँ पर भी है, एंजाइम भी कैटालिस्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, तो एंजाइम भी रीजनरेट फॉर्म में अलग हो जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में एंजाइम लिया था वैसे ही हमें एंड ऑफ द रिएक्शन में भी मिलेगा और प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। तो दिस रिएक्शन जो ये सेकेंड स्टेप है, दिस इज द दिस रिएक्शन जो सेकेंड स्टेप रिएक्शन है ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इट मीन्स ये जो स्टेप है इसी से हमारा रेट डिटरमाइन होगा। जो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगी कंसनट्रेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द रेट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। जो हम रेट निकालेंगे वो किसकी कंसनट्रेशन से निकालेंगे, ES कॉम्प्लेक्स की। तो ES कॉम्प्लेक्स की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, इसका हम एक लॉक एंड की मॉडल लेंगे। नेक्स्ट है लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम मैकेनिज्म। एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म एक फेमस मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। लॉक मीन्स ताला, की मीन्स चाबी। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, मतलब जो ताला है उसी चाबी से ही खुलेगा, वैसे ही सेम यहाँ पर है कि जो एंजाइम होते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर कैविटीज़ होती हैं। तो उन पर्टिकुलर कैविटीज़ में उसी टाइप का सबस्ट्रेट ही उसमें फिट हो पाएगा। और कोई वही स्पेसिफिक इन नेचर वाली बात आ गई कि हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या कर देगा, कैटालाइज कर देगा। सेम वही वाली प्रोसेस है। E+S एंजाइम एंड सबस्ट्रेट combines to form the ES complex and to give the enzyme product, and E यानी कि एंजाइम रीजनरेट फॉर्म एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इसको हमने लॉक इन की मॉडल से उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसे हम लॉक इन की मॉडल बोलते हैं। तो E एंजाइम कैटलिस्ट लाइक अ लॉक, कि जो एंजाइम है वो किसकी तरह है, एक लॉक की तरह, ताले की तरह है। उसमें कुछ पर्टिकुलर कैविटीज़ होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही अवेलेबल होती हैं, कि जो उसी टाइप का सबस्ट्रेट उसमें फिक्स हो पाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे सबस्ट्रेट इस लाइक अ की, तो सबस्ट्रेट कैसा हो गया, की की तरह हो गया, चाबी की तरह हो गया, और जो एंजाइम है एक ताले की तरह। तो उसमें देखो इसी टाइप की ऐसी कैविटीज़ बनती है। तो हमारा जो सेम टाइप का, मतलब ये शेप में और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो सेम उसमें फिक्स बैठता होगा, उसी टाइप का सबस्ट्रेट उससे रिएक्ट करेगा। देखिए, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द एंजाइम प्रोडक्ट एंड एंजाइम रीजनरेटेड फॉर्म में अलग हो जाता है और प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो ये पूरी एक्टिविटी में किस तरीके से एक्ट करता है कि जैसे एक ताला है वो चाबी में फिक्स, एक पर्टिकुलर चाबी ही ताले में फिक्स होती है, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए भी सबस्ट्रेट पर्टिकुलर होता है। तो ये आपका लॉक की मॉडल था। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। उससे पहले इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट। लॉक इन की मॉडल को ही थोड़ा डिफाइन फॉर्म में लिखा हुआ है। देयर आर एक्टिव सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम पार्टिकल। जो मैंने आपको अभी एंजाइम लॉक इन की मॉडल दिखाया, उसमें एंजाइम में क्या होती हैं, कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं या एक्टिव सेंटर उनको बोलते हैं। दीज कैविटीज़ आर द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि जो एक्टिव जो ग्रुप होंगे वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही होंगे। लाइक NH2COOH SH, द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट विच हैव ये कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिट, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जो उस पर फिट हो जाते होंगे उस एंजाइम की सरफेस पर, कैविटीज़ पर, वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के उस पर फिट हो जाते हैं इनटू दीज कैविटी एंड जस्ट लाइक ऐसे फिट होते हैं कि जैसे कोई की फिट इनटू अ लॉक में फिट हो जाती है। और वो फिर ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसे बोलते हैं। फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। देन एंजाइम विल बी रिलीज एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम के किन किन फील्ड्स में यूज़ होते हैं। फर्स्टली एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से यूज़ होता है? इन ब्रेवरीज। ब्रेवरीज में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बियर एंड वाइन, बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए। अब बियर और वाइन कैसे बनती है? बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तब जाके हमारी ब्रेवरीज इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। सेकेंड, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में इंडस्ट्रीज़ में फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्वीट सिरप, स्वीट सिरप बनाने के लिए भी एंजाइम्स का यूज़ होता है। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, मिल्क से चीज़ कैसे बनाएं उसके लिए भी हम एंजाइम्स का ही यूज़ करते हैं। बाय द कोगुलेशन ऑफ द मिल्क, मिल्क का कोगुलेशन होता है। नेक्स्ट इज़ क्योरिंग डिजीज़। बहुत सारे डिजीज़ में इन एंजाइम्स का यूज़ होता है टू रिलीव। सर्टेन एंजाइम इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर द ट्रीटिंग हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ के लिए मोस्टफुल यूज़फुल है एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको डिज़ोल्व करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग को डिज़ोल्व करेगा तो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड आसानी से हो जाएगा एंड क्योरिंग डिजीज़ पॉसिबल हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आपने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा भी होगा होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, बट इन दिस केस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के जो पार्टिकल साइज़ है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा जो होता है वो सोल्यूशन बनता है। तो जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बेस पे, उनके साइज़ के बेस पे 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन या फिर कोलॉइड्स। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सोल्यूशन और कोलॉइड्स। इनके बारे में हम देखते हैं अभी। ये टाइप्स हैं सोल्यूशन के टाइप: ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन आर 2 सोल्यूशन। जैसे सपोज आपका सॉल्ट एंड वाटर, अगर मैंने नमक को पानी में घोल दिया, दिस इज़ द ट्रू सोल्यूशन। कैसे? क्योंकि जो आप नेक डाई से इनको नहीं देख सकते। जो अगर मैं सॉल्ट को वाटर में घोल दूँ तो आप सॉल्ट का पार्टिकल उसमें क्या डिज़ोल्व हो जाएगा, तो हम उसे नेक डाई से सॉल्ट के पार्टिकल नहीं देख सकते। इस पार्टिकल साइज़ कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम, यानी कि माइन्यूट होता है बहुत। दिस इज़ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब चाहे मैं यहाँ का सैंपल लूँ चाहे मैं यहाँ का सैंपल लूँ, टेस्ट एकदम एक जैसा रहेगा, उसमें सॉल्ट के पार्टिकल भी सेम उसी प्रॉपर्टी में रहेंगे। ठीक है। अगर इनविजिबल इन अंडर माइक्रोस्कोप, नेक डाई से तो दिखेंगे भी नहीं, और अगर माइक्रोस्कोप में भी हम इसे देखना चाहें तो भी नहीं दिखेंगे। तो ट्रू सोल्यूशन आर 2 सोल्यूशन विच आर इनविजिबल इन अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑल्सो नेक डाई। नेक डाई से भी नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और इनका पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी कम, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, होमोजेनस होते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं? इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है, इनका पार्टिकल साइज़ इनसे बहुत बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा, ग्रेटर देन द 1000 नैनोमीटर। सपोज सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर को आप अगर पानी में मिला दें सैंड को, तो दिस इज़ अ सस्पेंशन। आप उसके पार्टिकल जो हैं, सैंड के पार्टिकल, आप नेक डाई से भी देख सकते हैं। तो इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस कैसे? अगर मैं यहाँ का सैंपल लूँ और अगर नीचे का सैंपल हो तो उसमें जो पार्टिकल हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। जबकि इस केस में ऐसा नहीं था, होमोजेनस। चाहे मैं कहीं से भी सैंपल लूँ, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, सोल्यूट पार्टिकल सेम रहेंगे, बट इन दिस केस सस्पेंशन, दिस इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर इनविजिबल विद नेक डाई। आप नेक डाई से भी देख सकते हैं, सैंड को आप वाटर में घोल दीजिए तो आप देख सकते हैं, दिस तो विजिबल होते हैं, इसके पार्टिकल साइज क्योंकि बड़ा होता है। एंड अंडर माइक्रोस्कोप ऑल्सो, जब नेक डाई से देख सकते हैं तो अंडर माइक्रोस्कोप तो दिखेगा ही। तो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड द सस्पेंशन। नेक्स्ट है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स या फिर कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन का जो साइज़ है वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के सोल्यूशन के पार्टिकल साइज़ के बीच का साइज़ होता है। ठीक है, यानी कि 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम। कोलॉइड्स के पार्टिकल साइज़ जो होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से ज़्यादा, यानी कि 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनसे बड़े होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़ा छोटे होते हैं। तो दिस इज़ द कोलॉइड्स। सपोज जैसे स्टार्च और वाटर, स्टार्च को वाटर में घोल देंगे तो वो एक क्या है? कोलॉइड्स है। आप उसके पार्टिकल जो हैं कई बार आप देख भी सकते हैं, कई बार नेक डाई से नहीं भी देख सकते, मे बी और मे नॉट बी सीन बाय द नेक डाई।
दिस इज़ द हेट्रोजीनस मिक्सचर। सपोज जैसे आप मैंने सस्पेंशन का बताया था कि अगर हम यहाँ का सैंपल लें, यहाँ का सैंपल लें, तो अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स उसमें आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ऐसे ही कोलाइड्स के केस में होता है। कोलाइड्स के केस भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर सैंपल अलग अलग, यहाँ का सैंपल लूँ, यहाँ पर सैंपल लूँ, तो उसमें अमाउंट क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ द हेट्रोजेनस मिक्सचर। कैन नॉट बी सीन विद नेक डाई। नेक डाई से नहीं देख सकते। एंड मे बी सीन अंडर। कई बार कुछ कोलाइडल सोल्यूशन को हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, कुछ कोलाइड्स को नहीं देख सकते। इसीलिए लिखा है कि मे बी सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज एंड ग्रेटर पार्टिकल साइज एंड द बिटवीन इंटरमीडिएट होते हैं ये किसके, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम और डीप में कल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।